डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल्स करेंगे। सेम बेटा इसमें वैसे ही फॉर्मूला हमारा निकल कर आता है कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ इंटू एम स्मॉल एम, दैट इज मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम खोलें तो क्या होता है, डब्ल्यू बी ओवर एम बी इंटू 1000 ओवर डब्ल्यू ए। एम बी को इधर ले जाऊंगी मैं और बाकी सबको मैं एक तरफ करके के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 ओवर डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यूजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो देखो इसका न्यूमेरिकल बेटा, एक मैं हरियाणा बोर्ड में जो आया हुआ ना वही करा देती हूँ। A solution of an organic compound is prepared by dissolving 34.2 gram in 500 gram of water। तो हमें देखो क्या गिवन कर रखा है, गिवन कर रखा है भाई, कह रहा है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका कि 34.2 ग्राम हमने डिजोल्व किया, तो ये सोल्यूट का वेट हो जाएगा इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो वाटर का वेट 100 भी 500 इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, तो ये WA हो जाएगा। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, MB हमें निकालना है, ये कह रहा है। एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन, है ना, एक तो हमें कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन, पूरे सोल्यूशन का हमें फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। अच्छा चलो देखते हैं आगे क्या गिवन कर रखा है। ये कह रहा है T1 निकालना है। अच्छा फिर ये कह रहा है गिवन दैट KB फॉर वाटर। अच्छा इसने हमें यहाँ पर KB दे रखा है। अच्छा ये बड़ा हो गया तो न्यूमेरिकल, कोई बात नहीं ये भी करेंगे। तो KB यहाँ पर इसने हमें दे रखा है, मतलब KB दे रखा है, KF नहीं है, देखना भी ध्यान से। तो KB यहाँ पर दे रखा है 0.52 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन दे रखा है, मतलब कि ये T1 तो क्या है उसका, ये तो फ्रीजिंग पॉइंट के लिए है, पर ये T1 हमारा किसके लिए है, बॉइलिंग पॉइंट के लिए। समझ रहे हो, यहाँ मतलब दोनों को यूज करना पड़ेगा हमें। और KF हमें दे रखा है, T1 हमारा बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना दे रखा है 100.104 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो यहाँ से ना तुम डेल्टा टी भी अभी निकाल लो, डेल्टा टी भी T1 माइनस T0 होता है। तो वाटर का हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना, तो ये 0.104 डिग्री सेंटीग्रेड डेल्टा टी भी निकल कर आ गया। ठीक है, और KF फॉर वाटर हमारा है, ये भी इसकी गिवन कर रखा है 1.87 केल्विन पर। तो ये भी आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें देखो यहाँ डेल्टा टीवी के मतलब हम पहले इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, पहले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला बेटा फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है इसमें। यहाँ पर हमारा MB इंटू WA होता है ना, ये हमारा सोल्व करके करेंगे, सोल्यूशन लेकर। मैं तो सिंपल ही सोच रही थी, चलो कोई बात नहीं, अच्छा आ गया, बोर्ड में भी आया हुआ है तुम्हारा, हो जाएगा। अब देखो MB को हम इधर करेंगे KB इंटू WB इंटू 1000 ओवर डेल्टा TB इंटू WA। ठीक है बेटा, समझ में आ रही बात? थोड़ा मैं जल्दी में कर रही हूँ, थोड़ा लेट हो रही हूँ, कोई बात नहीं, फिर मैं करा के जाऊँगी। तो देखो बेटा KB हमें दे रखा है, KB कितना दे रखा है 0.52, WB कितना दे रखा है 34.2 इंटू 1000। डेल्टा टी में हमने निकाल लिया, कितना निकल कर आया, डेल्टा टी में कम्स आउट 0.104, WA हमें दे रखा है 500। अब देखो बेटा यहाँ से तो तुम्हारा MB निकल कर आ जाएगा, MB हमारा जहाँ तक है निकल कर आएगा, ये शब्द सुक्रोज ही है, आई थिंक ये 342 निकल कर आएगा, है ना। चलो मैं इसका एक बार आंसर कंफर्म कर लेती हूँ, ये है 12, हाँ इसका यही निकल कर आएगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर बेटा जब ये 34.2 मतलब तुम बोर्ड में देखना जो न्यूमेरिकल गिवन होते हैं ना, उनमें कैलकुलेशंस बड़ी आसान हो जाती हैं, जल्दी से फटाफट से सब कट फूट जाता है। ठीक है, तो आराम से सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर ये हमारा 342 निकल कर आ गया निकल के। अब हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। अब नेक्स्ट देखो यहाँ क्या करेंगे, देखो यहाँ मैं बताऊँ, क्योंकि हमें दो चीज निकालनी है बेटा, एक तो MB निकालना ही निकाल लिया, एक हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट भी निकालना है। ठीक है बेटा,
तो वो कैसे निकालेंगे? अब हम क्या करेंगे, अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 ओवर एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अब देखो के एफ हमें गिवन था ना, नोट भी किया था, चलो दोबारा देख लेती हूँ, मिटा दिया ना मैंने। के एफ था, के एफ दे रखा है उसने 1.87, डब्ल्यू बी भी हमें गिवन था 34.2 इंटू 1000, एम बी भी हमने अभी निकाला दैट इज 342, और ये भी हमें पता है 500। तो यहाँ से बेटा तुम्हारा डेल्टा टी एफ निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ डेल्टा टी एफ निकल कर आएगा वो हमारा किसके बराबर होगा, टी नॉट माइनस टी वन के बराबर भी होता है। टी नॉट हमें पता है कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, डेल्टा टी एफ हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो हम यहाँ से क्या फाइंड आउट कर लेंगे, T1 निकाल लो। क्लियर, आ गया समझ में? तो इस तरीके से हम दोनों को यूज करके भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं। नहीं कुछ समझ में आया तो बेशक फोन करके पूछ लेना, है ना, मैं दोबारा बता दूंगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हमने उसको पहले थ्योरेटिकली समझा, फिर ग्राफिकली देखा, फिर उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखा जो कि प्रूव करता है कि दैट इट इज़ अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। फिर हमने फॉर्मूला निकाला है जिससे कि हम मॉलिक्यूलर वेट नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का निकाल सकते हैं, और हमने उसका न्यूमेरिकल किया। अब इसी में ही ना एक एंटी फ्रीज सोल्यूशन की डेफिनेशन और आ जाती है ना, तो उसको और हम साथ साथ कर लेते हैं। फिर हम कल बिल्कुल फ्रेश अपनी लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी करेंगे दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। एंटी फ्रीज सोल्यूशन देखो क्या होता है, देखो क्या होता है बेटा, जैसे जब हम किसी बर्फील, जैसे बहुत मतलब ऐसी जगह पर चले जाएं जहाँ पर नॉर्मल जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वही 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लो है, तो क्या हो जाता है कि वहाँ जैसे व्हीकल जब चलते हैं तो व्हीकल में ना एक क्या होती है, मतलब व्हीकल में एक पार्ट होता है जिसको हम रेडिएटर कहते हैं। तो रेडिएटर में ना पानी डालते हैं ताकि हीटिंग ना हो गाड़ी में। अब तुम देखो बेटा, जहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर ही एटमॉस्फेयर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लो है, तो रेडिएटर में तुम पानी डालोगे तो वो तो जम जाएगा, आइस बन जाएगी। अब आइस तो वो काम नहीं करेगा ना जो लिक्विड वाटर कर रहा है, तो वहाँ पर रेडिएटर में पानी को हम लिक्विड फॉर्म में रखने के लिए हम उसमें क्या कर देते हैं बेटा, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देते हैं, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट उसके फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर देगा, कम कर देगा, कि जो पानी पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जम रहा है वो और लोअर टेम्परेचर पर जाकर जमेगा। तो हम रेडिएटर्स में जो हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं फॉर डिक्रीजिंग द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है, लोअर देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वो इथाइलिन ग्लाइकोल होता है। कौन सा होता है बेटा, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो इथाइलिन ग्लाइकोल का पानी में जो सोल्यूशन होता है उसी को ही हम एंटी फ्रीज सोल्यूशन कहते हैं, मतलब जो फ्रीजिंग के एंटी बिहेव कर रहा है, फ्रीज नहीं होने दे रहा है पानी को, ठीक है। तो those solutions which are used in radiators at those places जहाँ पर क्या हो रहा है कि जहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज लोअर देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, टू मेक द वाटर इन लिक्विड फॉर्म इन रेडिएटर्स। तो वो कौन सा होता है, सोल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन वाटर। तो दो दैट इज एंटी फ्रीज सोल्यूशन, उसको एंटी फ्रीज सोल्यूशन कहते हैं। जितनी हम इसकी अमाउंट ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट पानी का और ज़्यादा कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो इसी में एक मैंने क्वेश्चन भी लिखा हुआ है कि कई बार क्या करते हैं बेटा कि जैसे जब बर्फीले इलाकों में बर्फ़ वगैरह रोड पर बहुत जम जाती है, तो एक तो है कि हम ऐसे उसको हटाएं मैकेनिकली, ऐसा है ना, ऐसे कुदाली से ऐसे बारी बारी फावड़े से हटाएंगे, बड़ा टाइम लगेगा। तो बड़ा सिंपल तरीका भी होता है कि बहुत कंसनट्रेटेड नमक का घोल डाल दो, तो नमक क्या करेगा, अब उस आइस को जमने एज आइस रहने के लिए और लोअर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। नमक आकर जैसे जैसे उसमें मिलेगा उसको पिघलाना शुरू कर देगा, क्योंकि अब उस बर्फ़ को जमने के लिए, बर्फ़ के रूप में रहने के लिए और लोअर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। उस टेम्परेचर पर तो वो लिक्विड बन जाएगी और पिघल पिघल के बह जाएगी। समझ में आ रही बेटा बात। तो ये भी क्वेश्चन होता है कि वाई NaCl और अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इज यूज टू क्लियर स्नो ऑन वाटर, ठीक है, रोड पे से साफ करने के लिए हम उसको क्यों यूज करते हैं, ठीक है बेटा। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड अ रिलेटेड स्मॉल टॉपिक दैट इज एंटी फ्रीज सोल्यूशन।